हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं बैटल थ्रू द ह्यूमन ग्रैंड वर्ल्ड का वॉल्यूम 2 का चौथा एपिसोड। तो वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान और झोयुआन भाग रहे थे, तो वहाँ पर चू किंगलियान आ गई थी। वो इनकी मदद करती है। उसके बाद सीन जियो कबीले पर गया था। ओ और उसके ग्रेट एल्डर बात कर रहे थे ऐसे वैसे, तो देख रहे थे एपिसोड में। उसके बाद लिंगडोंग भी चिल्ड्रन स्टार फील्ड छोड़ के यहाँ से चला गया था। ठीक है, तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस महान दुनिया में सृष्टि के आरंभ से केवल 3 क्षेत्र थे: सेंट्रल डोमेन, मिंगयान डिवाइन डोमेन और स्टार डोमेन। ठीक, जिन्हें सबसे बड़े क्षेत्र भी कहा जाता था। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, अद्वितीय शक्तियां अपनी सीमाओं से मुक्त हुईं और सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं वाले नए क्षेत्रों का निर्माण किया। जैसे बर्बर देवता, जिन्होंने बर्बर क्षेत्र का निर्माण किया, या स्वर्ग से परे के प्राणी जो क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, जैसे कि अधोलोक क्षेत्र। जहाँ तक अन्य क्षेत्रों का प्रश्न है, प्रत्येक का अपना मूल है। अनगिनत प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न विवरण दिए गए हैं, जिन्हें बाद की पीढ़ियां अधिकांशतः मिथकों और किंवदंतियों के रूप में मानती हैं। आखिरकार बर्बर देवता, जो बर्बर क्षेत्र में अस्तित्व के स्पष्ट निशानों वाला एक सर्वोच्च प्राणी है, के विपरीत अन्य क्षेत्र अक्सर भूतों और देवताओं की बढ़ती काल्पनिक कहानियों से अलंकृत होते हैं। हालांकि आदिम 3 क्षेत्रों में से मूल 3 क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्रीय क्षेत्र कहा जाता है। अन्य 2 क्षेत्रों की तुलना में सेंट्रल डोमेन में प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ भौगोलिक परिस्थितियां थीं और इसके प्राचीन राजवंश की स्थापना ने अन्य क्षेत्रों को अधीन कर दिया। हालांकि बाद में यह विघटित हो गया, लेकिन पीछे छोड़ी गई विभिन्न किंवदंतियों ने ग्रैंड वर्ल्ड में इसकी अग्रणी स्थिति को और मजबूत कर दिया। जियोयान के मन में सेंट्रल डोमेन के प्रति एक जटिल और अव्यक्त भावना थी। पूर्व सेंट्रल डोमेन की तरह दोनों पक्षों के नाम भी आश्चर्यजनक रूप से समान थे। दोनों बिल्कुल केंद्र में थे और दोनों की समग्र स्थिति अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा सेंट्रल डोमेन में प्राचीन सम्राट की उपस्थिति ने भी उसे बेचैन कर दिया। वह प्राचीन सम्राट के वहां के उद्देश्य को भी किसी से बेहतर जानता था। वह प्राणी जिसने लाखों वर्षों तक, यहाँ तक कि इन यांग होली सेंट से भी अपनी उपस्थिति छिपाकर केंद्रीय क्षेत्र में छिपा हुआ था, जो अभी प्राचीन सम्राट का सामना कर रहा था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि प्राचीन सम्राट के प्रतिरोध के बिना सम्राट कुन कितना उग्र हो जाता। आत्मा दानव विद्रोह और भी तेजी से आ सकता था। प्राचीन राजवंश के विघटन के बाद से सेंट्रल डोमेन एक अत्यंत अंधकारमय काल में प्रवेश कर चुका था, जिसमें अनगिनत शक्तियां एक दूसरे से लड़ रही थी। फिर आया आत्मा दानव विद्रोह, एक प्रलयकारी संघर्ष जिसने हजारों वर्षों तक सेंट्रल डोमेन को तबाह कर दिया। उसके बाद ही अंततः अपनी पूर्ण समृद्धि पुनः प्राप्त हुई। सेंट्रल डोमेन में 3 महान राजवंश एक दूसरे के साथ खड़े हैं और प्रत्येक प्राचीन सम्राट के आगमन से पहले युद्ध लड़ रहे थे। प्रत्येक सम्राट लाखों वर्ष पूर्व के प्राचीन राजवंश के गौरव को
पुनः स्थापित करना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतहीन संघर्ष होता है। विशाल सेंट्रल डोमेन में अधिकांश युद्ध प्रत्येक राजवंश की निम्न स्तरीय शक्तियों के बीच लड़े जाते हैं। वास्तविक शक्ति संघर्ष युद्ध क्षेत्रों में होता है। मध्य क्षेत्र सेंट्रल डोमेन ग्रैंड वर्ल्ड का केंद्र है और 3 महान राजवंशों के अलावा कई शक्तिशाली शक्तियां मौजूद हैं। हालांकि वे सभी 3 महान राजवंशों के अधीन हैं, फिर भी वे तीनों महान राजवंशों को पूरे सेंट्रल डोमेन को अपना युद्ध क्षेत्र नहीं बनाने देंगे। शक्ति का यह नाजुक संतुलन तभी स्थापित हुआ जब प्राचीन सम्राट ने ताइयांग पर्वत पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। लाखों वर्ष पूर्व दिवंगत हुए प्राचीन सम्राट के पूर्व जन्म की खबर ने तीनों महान राजवंशों में तुरंत खलबली मचा दी। प्रत्येक सम्राट ने तुरंत अपनी सेनाएं वापस ले लीं, प्राचीन सम्राट की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक नजर रखी और गुप्त रूप से गठबंधन बनाए, इस डर से कि प्राचीन सम्राट तीनों राजवंशों से बदला ले सकते हैं। तर्कसंगत रूप से भले ही एक प्राचीन राजवंश शक्तिशाली था, लाखों वर्ष बीत चुके हैं और उसने आत्मिक राक्षसों की अराजकता भी देखी है। ऐसी शक्ति का नाश होना स्वाभाविक है। प्राचीन सम्राट को जिद्दी नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई है और अब उसका युग नहीं रहा। फिर भी वह 3 महान राजवंशों के लिए परेशानी क्यों खड़ी करेगा? जियोयान के सामने ओयांग गु नाम का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वही बूढ़ा आदमी जिससे उसे स्वर्गीय औषधि संप्रदाय में द्वेष था। चू किंगलियान को विदा करने और मध्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद जियोयान को उस अग्नि पत्थर की याद आई जो उस बूढ़े ने उसे दिया था। करीब से देखने पर उसने पाया कि यह एक ट्रैकिंग उपकरण था। जैसे ही जियोयान एक उदास भाव से उसे कुचलने वाला था, बूढ़ा आदमी अग्नि पत्थर के संकेत से निर्देशित होकर जियोयान के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। ओयांगगु जियोयान के उदास भाव से शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना परिचय लुओ कांग राजवंश के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में दिया, जो 3 महान राजवंशों में से एक था। सेंट्रल डोमेन से उसकी परिचितता स्वाभाविक रूप से जियोयान और झोउ युआन से कहीं बेहतर थी। कुछ ईमानदारी से समझाने के बाद जियोयान के भाव सामान्य हो गए। हालांकि उसकी अपनी शक्ति अभी तक बहाल नहीं हुई थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की शक्ति उसे केवल अपनी एशियन ट्री लैम्प की आत्मा से दबाने के लिए पर्याप्त थी। चूंकि बूढ़ा व्यक्ति स्वेच्छा से रुका था, इसलिए उसे मार्गदर्शक बनने देने में कोई हर्ज नहीं था। झोउ युआन स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। चू किंगलियान को विदा करने के बाद वह अचानक मौन हो गया, विचारों में खो गया। कुछ दिनों बाद जियोयान और ओयांगगु के बारे में धारणा बदल गई। यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत कुछ जानता था। एक राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में लुओ कांग राजवंश के अभिलेखागार की लगभग सभी पुस्तकों तक उसकी पहुंच थी और सेंट्रल डोमेन के सभी रहस्य जियोयान के सामने प्रस्तुत किए गए थे। यह मामला बिल्कुल राज नहीं है, इसलिए तुम्हें बताने में कोई नुकसान नहीं होगा, ओयांगगु ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। स्टार डोमेन की पवित्र वस्तु तारों वाला चांद स्वर्ग है, मतलब हेवनली मून पेन। क्या तुम जानते हो कि सेंट्रल डोमेन की पवित्र कलाकृति का नाम क्या है? प्राचीन शाही हथियार। जियोयान के बोलने से पहले ही झोउ युआन, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा।
हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन ओयांगगू द्वारा सेंट्रल डोमेन के परिचय ने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी। वाकई यह एक प्राचीन शाही हथियार है। ओयांगयू ने 3 उंगलियां ऊपर उठाते हुए सिर हिलाया। तारों वाले आकाश स्तंभ और हेवनली मून पेन को सामूहिक रूप से तारों वाले चांद स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, जबकि सेंट्रल डोमेन के प्राचीन शाही हथियार 3 भागों में बटे हैं। 3 दोनों चौंक गए। ओयांगयू को कुछ आश्चर्य से देखते रहे। पैतृक ड्रैगन सील, शाश्वत पंखा और दीप्तिमान स्वर्ग सील, इन तीनों को सामूहिक रूप से प्राचीन शाही हथियार कहा जाता है। मेरे लुओकांग राजवंश के पास इनमें से एक पैतृक ड्रैगन सील है। प्राचीन राजवंश में प्राचीन शाही हथियार उनके खजाने होते हैं। अब आप जानते हैं कि तीनों महान राजवंश प्राचीन सम्राट की कार्रवाई से क्यों डरते हैं। मैं समझ गया। जियोयान ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाया। 3 महान राजवंश प्राचीन सम्राट के बारे में बहुत गुप्त थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सम्राट उनके पास मौजूद पवित्र कलाकृतियों को वापस ले लेंगे। एक राजवंश के लिए एक पवित्र कलाकृति कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह हेवनली मून पेन से देखा जा सकता है। हेवनली मून पेन के अस्तित्व के कारण ही स्वर्गीय हेवनली गार्डियंस ने तारों वाले आकाश स्तंभ को खोने के बाद भी स्टार डोमेन पर शासन किया और स्टार डोमेन के रक्षकों को खुलेआम लड़ने से भी रोका। सेंट्रल डोमेन के रक्षकों के हाथों में प्राचीन सम्राट के हथियार क्यों नहीं हैं? झोयुआन ने अचानक पूछा। उसकी आंखों में एक अथाह प्रकाश की चमक उठी। यह सामान्य है। एक पवित्र कलाकृति इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऐसी क्षमताएं होती हैं जो सर्वोच्च सेंट में भी नहीं होती। इसे बाहरी लोगों ने पोषित किया है। संरक्षकों के लिए इसका क्या उपयोग होगा? ओयांगू ने व्यंग किया। मुझे स्टार डोमेन के बारे में नहीं पता, लेकिन सेंट्रल डोमेन में प्राचीन राजवंश के एक प्राचीन सम्राट ने डोमेन लॉर्ड का पद प्राप्त करने के बाद प्राचीन सम्राट के हथियार प्राचीन राजवंश के पास छोड़ दिए थे। बाद में प्राचीन राजवंश का पतन हो गया और अधिकांश संरक्षक आत्मा दानव अराजकता में मारे गए। जो कुछ बचे थे वे अब 3 महान राजवंशों का विरोध करने में सक्षम नहीं थे। मैं समझ गया। जियोयान ने चुपचाप सिर हिलाया। संरक्षक अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर कोई पवित्र कलाकृति गार्डियंस के अलावा किसी और के हाथ में होती तो उसकी शक्ति ऐसी होती जिसे गार्डियंस भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। दरअसल ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पवित्र कलाकृतियां विभिन्न शक्तिशाली शक्तियों के पास हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी सम्राट तलवार, जो पवित्र स्वर्ग क्षेत्र की एक पवित्र कलाकृति है, लगातार पवित्र स्वर्ग संप्रदाय के गुरुओं के हाथों में रही है। बैटल डोमेन का युद्ध राजा हालवर्ड उजाड़ संप्रदाय का खजाना है। किसी ने यह निर्धारित किया कि पवित्र कलाकृति उनके गार्डियंस के हाथों में होनी चाहिए। ओयांगयू ने वाकपटुता से बात की और विभिन्न क्षेत्रों के मामलों के बारे में काफी कुछ बता सकता था। ठीक है, आगे लुओकांग राजवंश का क्षेत्र है जहां एक विशाल सेना तैनात है। भाई जियो, क्या आप लुओकांग शहर में घूमने में रुचि रखेंगे? स्टार डोमेन पिल प्रतियोगिता में शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी के रूप में आपको निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तरीय स्वागत मिलेगा। ओयांगू ने मंद
मुस्कान के साथ कहा। सेंट्रल डोमेन में 3 महान राजवंश सबसे शक्तिशाली हैं। हालांकि अन्य संप्रदाय भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे प्राचीन कलाकृतियों वाले इन 3 राजवंशों का मुकाबला नहीं कर सकते। जब सेनाएं समान शक्ति की हों, तो एक पवित्र कलाकृति निर्णायक हो सकती है, खासकर तब जब सेंट्रल डोमेन में किसी अन्य शक्ति के पास इन 3 महान राजवंशों को चुनौती देने की शक्ति नहीं है। लुओ कांग राजवंश, जुआनलान राजवंश और झोंगतियान राजवंश, जो ताइयांग पर्वत से अलग हैं, स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं और अक्सर युद्ध में संलग्न रहते हैं। प्राचीन सम्राट द्वारा ताइयांग पर्वत पर नियंत्रण करने के बाद मध्य क्षेत्र में शक्ति का एक नाजुक संतुलन स्थापित हुआ। जियोयान के पास ओयांगगु के निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। मध्य क्षेत्र में नया होने और उस क्षेत्र से अपरिचित होने के कारण अधिक जानने से उसकी यात्रा को बहुत लाभ होगा। सेंट्रल डोमेन में प्रवेश करने के बाद झोउ युआन जियोयान से अलग होना चाहता था। जियोयान झोउ युआन के रवैये में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर सकता था, जो लगभग शत्रुता की हद तक था। हालांकि जियोयान ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और फिर भी अपनी स्टार डोमेन कंपेनियन तकनीकों का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। हैरानी की बात है कि झोउ युआन तुरंत मान गया और जाने से पहले जियोयान को घूर कर देखा। भाई जियो, मैं बुरा नहीं कर रहा, लेकिन उस आदमी की ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। जाने से पहले जिस तरह उसने आपको देखा, वह तुम्हें जिंदा ही खा जाना चाहता था। झोउ युआन के जाने के बाद ओयांगगु हंसा। पिछले कुछ दिनों में जियोयान के प्रति ओयांगगु का रवैया काफी मिलनसार हो गया था और उसने स्वर्गीय चिकित्सा संप्रदाय में दिखाए गए आक्रामक व्यवहार का बिल्कुल अभाव था। स्वाभाविक रूप से ओयांगगु के रवैये में यह बदलाव जियोयान की बढ़ी हुई ताकत से जुड़ा था। यह ईर्ष्या नहीं, बल्कि मेरी अपनी कमजोरी पर गुस्सा है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। वह झोउ युआन के विचारों का अंदाजा लगा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने तब महसूस किया था जब चू किंगलियान ने उसे जियांगयू से दूर रहने के लिए कहा था। ओयांगगु ने अपने होठ भींच लिए, लेकिन कोई बात नहीं की। क्या आप मध्य क्षेत्र सेंट्रल डोमेन में डिंग चेंगुआन नाम के किसी प्रशिक्षण गुरु को जानते हैं? ओयांगगु के साथ लुओ कांग राजवंश के क्षेत्र की ओर जाते हुए जियोयान ने मन में थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। हालांकि उसकी दादी ने उसकी सिफारिश की थी, लेकिन कौन जानता था कि इस व्यक्ति का स्वभाव कितना अजीब होगा। क्या वह वास्तव में उसे प्रशिक्षण सिखा पाएगा? यह अभी भी अज्ञात था। डिंग चेंगु युआन, ओयांगयू ने धीरे से सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, क्या आप मास्टर डिंग को भी जानते हैं? वे लुओ कांग के पूर्व प्रधान गुरु थे, असाधारण पद के व्यक्ति, लेकिन वे कई वर्षों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं भी उनसे कभी नहीं मिला। ओयांगगु का परिचय सुनते ही जियोयान के चेहरे पर तुरंत एक जटिल भाव उभर आया। लुओ कांग राजवंश में सर्वोच्च अधिकार रखने वाले सम्राट के अलावा प्रधान गुरु का पद
सबसे असाधारण होता था। प्रधान गुरु के नीचे कई अन्य प्रधान गुरु होते थे। ओयांग गु की हैसियत के हिसाब से वह एक साधारण गुरु थे। ऐसे दर्जे के व्यक्ति से मिलना आसान नहीं था। हालांकि चूंकि वह लुओकांग राजवंश में थे, इसलिए चीजें बहुत आसान थी और उन्हें ढूंढने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। वैसे मास्टर डिंग की बात करते हुए मुझे अभी एक बात याद आई। कई साल पहले मास्टर ने एक धर्मपुत्र को अपने घर में रखा था, लेकिन धर्मपुत्र ने किसी को गोद लिया था वही, लेकिन बदकिस्मती से वह बहुत शरारती था, तरह तरह की परेशानियां पैदा करता था और तरह तरह के बुरे काम करता था। वह लुओकांग शहर में एक बड़ा खतरा था। मास्टर डिंग ने उसे बेलगाम छोड़ दिया और वह बच्चा बस हर जगह उत्पात मचाता रहा, मानो उसमें असीम ऊर्जा हो। बोलते हुए ओयांग गु ने अपना सिर हिलाया, मानो वह डिंग चेंग युआन के धर्मपुत्र से थोड़ा डर भी रहा हो। एक बच्चा। जियोयान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शक्तिशाली लुओकांग राजवंश की राजधानी में क्या कोई ऐसा नहीं है जो एक छोटे से बदमाश को संभाल सके? बोलते बोलते जियोयान के मन में हलचल मच गई और उसे अपने नाम मात्र के शिष्य सोंग रुई की याद आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि सोंग रुई अब कैसा कर रहा होगा। उस बच्चे की प्रतिभा के साथ वह अब तक शायद बहुत शक्तिशाली स्तर पर पहुंच चुका होगा। कुछ लोग मास्टर डिंग की प्रतिष्ठा के कारण ही अपना गुस्सा दबा पाते हैं, जबकि कुछ लोग मास्टर डिंग के सम्मान में उस बच्चे की हरकतों पर आंख मूंद लेते हैं। खैर, वह तो बस एक बच्चा है, औरतों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओयांगू का चेहरा तमतमा गया और उसने आगे कहा, कुछ गुस्सैल मंत्रियों ने भी कार्यवाही की है और कुछ ने तो चुपके से उससे छुटकारा पाने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे नहीं पता इस बच्चे को क्या हो गया है। उसकी कम ताकत के बावजूद उसे मारना नामुमकिन है। अगर उसका सिर काट भी दिया जाए तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है क्या? जियोयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे तुरंत रूप और स्थिति तकनीक का ख्याल आया। सिचुएशन आर्ट जो मतलब हड्डी को तुरंत ठीक कर देती है ना, आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने रूप सिचुएशन तकनीक को अपने चरम पर पहुंचा लिया हो? अगले ही पल यह विचार उसके मन से निकल गया। सिचुएशन तकनीक चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह किसी को वापस जीवित नहीं कर सकती। इस बच्चे की क्षमता शायद उतनी महान नहीं है। क्या यह उसके शरीर की बनावट के कारण हो सकता है? जियोयान ने भौहें चढ़ाई। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। एक इमॉर्टल बॉडी, यह भयानक है। इसकी तुलना में जियांग्यू का हेवनली टैलेंट बॉडी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओयांगू ने अपना सिर हिलाया। मास्टर डिंग के दत्तक पुत्र को कथित तौर पर
दशकों पहले एक शिशु के रूप में गोद लिया गया था। हालांकि 7 या 8 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद उसका विकास रुक गया और वह वर्षों तक उसी उम्र में अटका रहा। मास्टर डिंग के पास उसे पूरे राजवंश में स्वतंत्र रूप से घूमने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कैसा राक्षस है? यह सुनकर जियोयान के चेहरे के भाव अजीब हो गए। वह न केवल अमर था, बल्कि वर्षों से उसका रूप और मन बिल्कुल नहीं बदला था। वह हमेशा के लिए एक बच्चा था। क्या यह इंसान भी था? अगर तुम राजधानी पहुंच गए तो उस बच्चे से उलझ गए तो तुम्हारा दिन कभी चैन से नहीं बीतेगा। ओयांगगू ने कंधे उचका दिए। बच्चे परेशान करने वाले होते हैं, खासकर ऐसे अजीब बच्चे। जियोयान बेबसी से मुस्कुराया, उम्मीद करते हुए कि उसका सामना उस बच्चे से न हो। वह डिंग चेंग युआन से मिलने आया था, तकलीफ उठाने नहीं। यह लुओ कांग का इलाका है। इन पहरेदारों को क्या हो गया है? आगे मैदानों में पुराने पेड़ ऊंचे थे और ऊपर से नीचे एक लंबी काली नदी बहती दिखाई दे रही थी। ये लुओ कांग राजवंश की सीमा की रखवाली करने वाले सैनिक थे। अगर वे आधिकारिक सड़क से जाते तो सीमा तक पहुंचने में बहुत समय लगता, लेकिन ओयांगगू के नेतृत्व में वे एक छोटा रास्ता अपना सकते थे। जियोयान ने ऊपर देखा। ड्यूटी पर तैनात सभी पहरेदार थके हुए लग रहे थे। उनमें जरा भी जोश नहीं था। धिक्कार है, ढीला ढाला, बिल्कुल अनुशासन नहीं। तुम्हारा कमांडर कहाँ है? ओयांगगू गुस्से से दहाड़ा। लुओगांग राजवंश के क्षेत्र में कदम रखते हुए उसकी शक्तिशाली मूल कुई से भरी दहाड़ शून्य में गूंज रही थी। वह कौन जा रहा है? नीचे खड़े सैनिक अचानक अपनी अचंभित अवस्था से बाहर आए। हर कोई अपने काले भालों को कसकर पकड़े हुए जियोयान और ओयांगगू की ओर देखते हुए उनकी चीखें तेज हो गई। लुओ कांग राजवंश के महागुरु ओयांगगू, अपने सेनापति को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। ओयांगगू ने हाथ हिलाते हुए उपहास किया। एक जड़ मनका हवा में फट गया, जिससे उसकी पहचान का प्रतीक मूल कुई निकला। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? मेरी शांति में खलल डाल रहे हो? जैसे ही मूल कुई जेट मन का टूटा, अचानक एक बचकानी सी आवाज गूंजी, क्रोध और जबरदस्त शक्ति से भरी, जिसने वास्तव में ओयांगगू के आभा मंडल को नष्ट कर दिया। ओयांगगू ने दूर आसमान में उड़ते बच्चे को देखकर हक्का बक्का रह गया, फिर चिल्लाया जैसे उसका गला घोंट दिया गया हो, डिंग जियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे जानवर? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड कल सुबह आएगा, और नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।